पीएससी एकेडमी में क्या चल रहा है आपका प्री दिवाली ऑफर, जिसमें 8 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक जितने भी कोर्सेज चलते हैं उन सभी कोर्सेज में आपको मिलेगा क्या, सभी कोर्सेज निःशुल्क। केवल और केवल क्या पे करना है आपको, प्लेटफॉर्म चार्ज। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो अब तक जुड़ नहीं पाए थे अलग अलग कारणों से, बिल्कुल अब आपके पास जुड़ने का अच्छा मौका है। ठीक है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जितने भी बच्चे हैं गुड इवनिंग। ठीक है, और लगातार ये एमसीक्यू का क्लास आप रोज़ अटेंड करते रहिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। रोज़ यदि आप क्लास अटेंड करते होंगे तो आप अभी जो वार्ड बॉय और वार्ड आया का पेपर हुआ है, चूँकि आप लोगों को भी क्या पढ़ना है, इंडियन जीएस। ठीक है, तो वार्ड बॉय और वार्ड आया का जो पेपर आया था उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपके यूट्यूब के प्ले लिस्ट में डला हुआ है और वाकई में वहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं आप देख भी सकते हैं भली भांति। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज के क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो कि आपको स्क्रीन में दिखने वाला है, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही मासूम सा दिखने वाला ये प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। एक तरफ दिया हुआ है आपका उद्गम क्षेत्र और दूसरा तरफ दिया हुआ है आपकी और बहुत सारी नदियाँ। ठीक है, तो उद्गम क्षेत्र का मिलान करना है। एक तरफ दिया है आपका ब्रह्मगिरी का पहाड़ी, यहाँ से किसका उद्गम होता है। दूसरा बेरी नाग सोता, इसका उद्गम कहाँ से होता है, महाबलेश्वर और छोटा नागपुर का पठार, ये सभी आपके उद्गम क्षेत्र हैं। ठीक है, और एक तरफ आपका दिया हुआ है क्या, नदियाँ। ठीक है, तो इन नदियों के बारे में आपको बताना है कि इनका उद्गम कहाँ कहाँ से होता है। जितना करवा रहा हूँ उसको अच्छे से करते जाइए। हाँ, एप्लीकेशन चार्ज कितना है तो वो आप साध्य पीएससी एकेडमी का यदि आपको नंबर होगा आपके पास, ठीक है, या यहाँ पर नीचे आपको नंबर भी दिख रहा होगा, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछिएगा, वहाँ पर सारा डिटेल आपको बताया जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चों का लगभग आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए आंसर की मैं बात करूं तो जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, यहाँ से आपके कावेरी नदी का क्या हुआ है, उद्गम। दूसरा यदि मैं बात करूं बेरी नाग सोता या झरना, यहाँ से किसका उद्गम हुआ है, आपके झेलम। उसके बाद हम बात करें महाबलेश्वर, तो मैंने बताया था ना कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा क्या है, महाबलशाली, ऐसे याद रखना है। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, कृष्णा नदी। छोटा नागपुर का पठार, ये पेपर में कई बार व्यापम डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है। डायरेक्ट प्रश्न देगा कि छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कौन सी नदी है आपका, स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन का सही सही मिलान यही होगा। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी, बेरी नाग सोता से आपका झेलम, महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा और आपके छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी का उद्गम देखने को मिलेगा आपको, स्वर्ण रेखा। ठीक है, सारे नदियों का लंबाई नहीं पढ़ना है आपको, जितना मैं बताते जाऊंगा उतना बस करते जाना है। ठीक है, वरना आप भारत में देखोगे तो 75 नदियाँ मिलेगा आपको, 75 पढ़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके काम का रहेगा उसको मैं बताते जाऊंगा लंबाई। सारे जगहों से सारा चीज़, सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है, लिमिटेड चीज़ पढ़ना है। ठीक है, अब आप ही लोग बताइए, 400 पेज पढ़ के 4 नंबर के लिए पढ़ना चाहते हो कि 40 पेज पढ़ के 4 नंबर का, बताओ। कि कोई ऐसा भी है कि सर मुझे ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, मैं 400 पेज पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा, नंबर कतनो है मोल का मतलब मोल पोस्ट वोस्ट नहीं चाहिए। नहीं, हमको ज्ञानी नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है, ज्ञानी। केवल उतना ही जानना है जितने से आपका क्या निकल जाए, एग्ज़ाम बस निकलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर पेपर में पूछा जाएगा तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए अगला प्रश्न जो कि आपको दिख रहा है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, चिनाब नदी, सतलज, झेलम या ब्यास। अब आप आज ही लिख के रख लो, आज ही लिख के रख लो, ये क्वेश्चन आप सीजी व्यापम में पूछने वाला है। क्यों सर, पेपर आप सेट कर रहे हो क्या, या पेपर लीक करवा रहे हो क्या सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है, आप सभी को मैं बता दूं, चूंकि हमारे यहाँ जो अधिकतर उत्पादन होता है वो किसका होता है, लोहा और कोयले का। किसका होता है, लोहा और कोयले का। आप सभी को पता है कि भिलाई स्टील प्लांट में क्या बनता है आपका, स्टील, और आपके नगर नार प्लांट वहाँ पर भी आपका क्या बनता है, स्टील।
दो मुख्य अगर फेमस में प्लांट की बात करूं, एक आपका एनएनडीसी बस्तर संभाग में और एक आपके दुर्ग संभाग में स्थित है क्या, भिलाई स्टील प्लांट। तो इन दोनों जगहों का जो लोहा है, इस ये यहाँ से जो लोहा आपका स्टील बनाते हैं हम, ठीक है, ये जो स्टील बनता है आपका, ये स्टील केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में फेमस है। भारत में जितना रेलवे का पटरी बिछता है, अभनपुर के रेलवे स्टेशन गए हो घूमने के लिए, जाना अच्छा जगह है, ठीक है, कभी भी बोर लगता है ना, अभनपुर का रेलवे स्टेशन जा सकते हो घूमने के लिए। तो भारत में जितने भी रेलवे लाइन बिछता है वो सब हमारे ही छत्तीसगढ़ के स्टील से ही बनाया जाता है, आपके छत्तीसगढ़ के लोहे को ही हम प्रयोग करते हैं। तो अभी ये प्रश्न इसलिए पूछने वाला है, अभी कुछ दिन पहले आपका पेपर आउट हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चिनाब नदी, नाम क्या है, चिनाब नदी, जिस पर जो पुल बन रहा है उसकी ऊंचाई है 359 मीटर। कितना है आपका, 359 मीटर है चिनाब नदी पर ये जो पुल बन रहा है वो। और ये पेपर में इसलिए पूछेगा क्योंकि यहाँ पर जो स्टील और लोहा का आप प्रयोग करते हो वो कहीं और से नहीं बल्कि कहाँ से जाएगा, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जितनी भी नदियां हैं और उन नदियों पर जो पुल बनाया जा रहा है स्टील का या स्टील और लोहे से जो मिश्र धातु का प्रयोग करके आपका बनाया जाता है, ठीक है, वहां पर आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के लोहे का हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आपको इसका ऊंचाई पूछेगा तो कितना मीटर है, 359 मीटर, ठीक है। और कौन सा नदी कहेगा तो कौन सा नदी आपका, चिनाब नदी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि चिनाब नदी का उद्गम कैसे होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि चिनाब, सतलज, झेलम, व्यास नदी, इन सब का उद्गम कैसे होता है ये आपको पता चलते जाएगा। कुछ दिन पहले हमने अलग अलग दर्रा पढ़ा था। दर्रा का मतलब मैंने क्या बताया था, ठीक है, दो पहाड़ियों के बीच एक रास्ता जाता है, आपका गड्ढे से होकर एक रास्ता जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्रा, ठीक है। तो हमने अलग अलग दर्रा पढ़ा था ना, तो कौन कौन से दर्रे हैं जहाँ से इन नदियों का उद्गम होता है आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल याद रखना है चिनाब नदी पर आपका विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, अभी वर्तमान में ये बन चुका है। चूंकि ये बहुत पहले का प्रश्न है इसीलिए बनाया जा रहा है लिख रहा है, अभी वर्तमान में आपका बन चुका है, ठीक है। मोदी जी गए थे इसमें, स्कूटी चलाए हैं इस पुल से, ठीक है, कैसे नहीं हाँ चलो। महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ये भी आप उनका फेवरेट है। आपके छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा नदी पुल कहाँ पर बना है बताओ, महानदी में, जगह जगह बताओ। छत्तीसगढ़ पढ़ते हो ना आप लोग, नहीं, भारतमाला तो अलग प्रोजेक्ट है जी, ठीक है। अभी फिलहाल अभी बना है, उसका डाटा अभी नहीं आया है, ठीक है। अभी जो आप लोग डाटा पढ़ते होंगे रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ जब आप जाओगे तो वहाँ पर अभी फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल जैसे कि अभी भी आप लोग देखना, कई लोग तो ये बताते हैं कि जो बैलाडीला में आपका क्या पहाड़ है, बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदीराज। कई लोग सर्वे किए हैं उसमें अभी भी नंदीराज को बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदीराज। लेकिन अभी भी हम क्या पढ़ते हैं, जो आपके जसपुर में सामरी पाठ है, और सामरी पाठ में क्या स्थित है आपका, गौरलाटा, उसको अभी भी पढ़ते हैं। तो फिलहाल जब तक गवर्नमेंट से ऑथेंटिक डाटा हमको नहीं मिल पाता तब तक हम इस बारे में कुछ बोलना सही नहीं समझते। फिलहाल आपके रायगढ़ में बना हुआ है महानदी पर, ठीक है, उसको याद रखिएगा, 1830 मीटर के साथ वो अभी तक फिलहाल सबसे लंबा है। अब अभी जो आपके भारतमाला में जो बनेगा उसका नया डाटा जब डलेगा गवर्नमेंट की वेबसाइट में तब हम उसको देखेंगे। फिलहाल महात्मा गांधी सेतु के बारे में मैं बात करूं तो याद रखना है, गांधी से याद रखना है गंगा नदी। गांधी से क्या याद रखोगे, गंगा नदी। और ये जो महात्मा गांधी सेतु है ये स्थित है आपके बिहार में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, आपके बिहार में स्थित है। याद रखना है कौन सी नदी पर, गंगा नदी पर। तो महात्मा गांधी सेतु ये कहाँ स्थित है पूछेगा तो कहाँ स्थित है, आपके बिहार में। अगला प्रश्न, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है, चलिए बताइए। बिल्कुल नंदीराज 1210 मीटर है, ठीक है। बलरामपुर में सामरी पाठ है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है, एकदम आसान है, याद करो, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील, ठीक है। देख लो, इतना मैं इशारा दे दिया हूं, कहाँ स्थित है आपके, तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के पास स्थित है आपका राकस ताल, नाम सुने हो, ठीक है, एक आध बार सुने होंगे आप लोग।
तो याद रखना है तिब्बत में स्थित है आपका क्या, मानसरोवर झील, और वहीं पर है आपका क्या, क्या है जी, राकसताल, जहां से उद्गम हुआ है आपके सतलज का। ठीक है, व्यास नदी के बारे में बात करेगा तो याद रखना है इसका आपका उद्गम हिमाचल प्रदेश, चिनाब नदी का भी उद्गम हिमाचल प्रदेश, रावी नदी का भी उद्गम हिमाचल प्रदेश, और ज़्यादा घुसता है अंदर में तो हिमाचल प्रदेश में आपका स्थित है क्या, रोहतांग दर्रा। ठीक है, नहीं तो देखो जरूरी नहीं कि भारत में ही पड़े, उसका कुछ हिस्सा आपके तिब्बत वाले हिस्से में पड़ता होगा, वहां से उद्गम होता है उसका। ठीक है, जैसे कि आप लोग एक तो फेमस नदी है गरियाबंद का, कौन सा नदी, पैरी नदी। पैरी नदी का उद्गम कहाँ से पढ़ते हो आप लोग, भातरीगढ़ की पहाड़ी, कहाँ स्थित है वो, मैनपुर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि कुछ क्षेत्र आपके भारत में भी पड़ते हैं, कुछ क्षेत्र आपके छत्तीसगढ़ में भी पड़ते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका भारत में पड़ता होगा तो वहीं पर स्थित है। जो अभी हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपके तिब्बत में क्षेत्र फैला नहीं रहता है जी, जैसे कि ये पहाड़ है तो ये इंडिया में भी रहेगा, ये चाइना में भी रहेगा, या पाकिस्तान में भी रहेगा, फैला रहता है आपका। ठीक है, तो फिलहाल आपको एक्यूरेट डाटा के साथ जाना होगा। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाता है व्यास नदी के बारे में, सबसे पहले इतना तो क्लियर हो चुका है कि व्यास नदी, चिनाब नदी और रावी नदी तीनों का उद्गम कहाँ से होगा, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है यहाँ तक। हिमाचल प्रदेश में हमने जो जो दर्रा पढ़ा है उसको याद करने का कोशिश करो, कौन कौन सा दर्रा हमने पढ़ा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। ठीक है, याद आ रहा है, बड़ा लाचा, बड़ा चिपकिल्ली करके मैं याद करवाया था आप लोगों को। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये सब कहाँ स्थित है आपके, हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में जब आप जाओगे रोहतांग दर्रे में, तो रोहतांग दर्रे में एक कुंड है जिसका नाम है व्यास कुंड। क्या नाम है, व्यास कुंड। यहाँ से किसका उद्गम हुआ है, आपके व्यास नदी का। केवल बस इतना ही याद रखो कि हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में स्थित है क्या आपका, रोहतांग दर्रा। ये व्यास कुंड है वो तो ठीक है, पता चल गया अभी तो, बाकी एग्जाम के दृष्टिकोण से राज्य और कौन सा दर्रा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा हम पहुंचते हैं कहाँ पर, आपके चिनाब। तो चिनाब में जब पहुंचेंगे तो ये भी कहाँ स्थित है, आपके हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, नाम क्या है, बड़ा लाचा। ठीक है, तो बड़ा लाचा दर्रा है, बड़ा लाचा दर्रा। ये बड़ा लाचा दर्रा में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा चंद्र और भागा नदी। ठीक है, कौन सा नदी, चंद्र और भागा नदी। तो चंद्र और भागा नदी के उद्गम, यानी कि जहाँ पर चंद्र और भागा नदी मिलती है वहीं पर आपका किसका उद्गम हुआ है, चिनाब नदी। अब याद कैसे रखोगे, तो चिनाब के लास्ट में क्या है, बा, और बा से कौन सा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, क्योंकि तीनों कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में। आज नहीं तो कल कंफ्यूजन होगा आपको, तो ये थोड़ा सा इंडिकेट करेगा आपको। दूसरा, रावी नदी के बारे में याद रखना है, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और रोहतांग दर्रे में स्थित है आपका। बस इतना ही याद रखना है किसके बारे में, आपके रावी नदी के बारे में। ठीक है, तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सतलज नदी। सतलज को नहीं भूलना है, बार बार पूछता है व्यापम वाला। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित है क्या आपका, राकसताल। उसका विस्तार भारत में भी है, पर फिलहाल इसका उद्गम जहां से होगा वो कहां पर है, आपके तिब्बत, चीन के पास स्थित है। तो फिलहाल आपके भारत में इसका उद्गम स्थल नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है वो भारत में ना बहे। ठीक है, बहुत सारी आपको ऐसी नदियां मिल जाएंगी जो जिसका उद्गम कहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको भारत में। ठीक है, जनरली ये केस आपके उत्तर भारत में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर भारत में ही अधिकतर आपको क्या देखने को मिलता है, पर्वत। ठीक है, तो ये आपको कम से कम याद रखना है, इतनी सारी चीज़ें, और इतना सारा चीज़ पता है तो पेपर में फिर आपसे प्रश्न बन जाएगा। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, आंसर क्या हो जाएगा, सतलज। अगला क्वेश्चन, कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है गंडक, कोसी, गंगा या ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कुछ कुछ फेमस नदियां हैं जो एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। और बिल्कुल जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आप लोग सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलना। अभी आप लोगों के पास अच्छा मौका है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एप्लीकेशन चार्ज भी क्यों ले रहे हो। आप पूरा 1 साल तक एप्लीकेशन को क्या करते हो, ऑपरेट। अब ऑपरेट करोगे तो वो तो हमारे घर का नहीं है। ठीक है, अगर साध्य PSC एकेडमी वो एप्लीकेशन बनाया रहता तो उसको भी क्या कर सकता था, फ्री कर सकता था। पर चूंकि वो एप्लीकेशन किसी और का है, अब वो क्यों फ्री देना चाहेगा किसी को। दिवाली हम मनाना चाहते हैं, वो नहीं। ठीक है,
दिवाली जिसको मनाना है उसके पास क्या होना चाहिए? पैसा, तब तो आप दिवाली मनाओगे, ठीक है। अभी तो खैर अब बड़े हो गए तो उतना शौक भी नहीं रहता कि नया कपड़ा ले ले या फटाका ले ले, पर अगर बच्चे रहोगे और उस टाइम फटाका और कपड़ा आपके पास नहीं है, वो दिवाली सबसे खराब रहेगा आपका, रहेगा ना, ठीक है। एक टाइम के साथ धीरे धीरे चाहत बदलती जाती है। अब किसका चाहत है सबको? नौकरी, ठीक है कि नहीं? नौकरी का चाहत, कि किसी को फटाका और कपड़ा चाहिए अभी भी? कोई ऐसा? ठीक है। ऐसा कहते हैं कि पैसा है तो आपका हर दिन दिवाली और हर दिन क्या है आपका? होली, ऐसा लोग बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल कपिली जिसकी सहायक नदी क्या है आपका? ब्रह्मपुत्र। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे तो अभी तक व्यापम में नहीं पूछा है और उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये क्वेश्चन, पर फिलहाल याद रखना कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है कौन सा आपका? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र के बारे में क्या क्या जानते हो बताओ? ब्रह्मपुत्र के बारे में क्या क्या जानते हो? भारत में कितना किलोमीटर बहता है? ठीक है, टोटल ये बहेगा 2900 किलोमीटर, और भारत में कितना बहेगा जी? 916 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फेमस है ये नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके बारे में अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, एक तरफ दिया हुआ है नदी और एक तरफ दिया हुआ है आपका सहायक नदी। गंगा का सहायक नदी गोदावरी, कृष्णा और यमुना। चलो अब बनाइए। चलो मैं साइड हो जाता हूं। ये कुछ कुछ फेमस नदियां हैं और उसका क्या है आपका? सहायक नदी, ठीक है। बाकी को तो मैं नहीं बोल सकता हूं, पर इंडियन जीएस में व्यापम वाला कहाँ से प्रश्न उठा रहा है, कौन सा प्रश्न आ रहा है, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी पेपर सेट कर रहा होगा हो सकता है अभी उसका सोच मेरे में सोच से मिल रहा होगा, ठीक है। वरना 2 से 3 क्लास जो मैं करवाया था वार्ड बॉय के पेपर के पहले, ठीक है, 2-3 क्लास से ही आपका 4-5 क्वेश्चन आया है लास्ट के 2-3 क्लास से, ठीक है। चलिए सब लोग जवाब दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। फिर हाल देखते हैं गंगा। गंगा तो कौन से बता दो उसका? सोन नदी, ठीक है। गंगा का कौन सा है आपका? सोन नदी। क्या इस नाम से अफवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ में? 8 ठो सोन नदी अफवाह तंत्र पढ़ते हो आप लोग? कहाँ पर? वो देखो पीछे, पीछे देखो जी, वो देख मैप है छत्तीसगढ़ का, दिख गया? उत्तर प्रदेश दिख रहा है, ठीक है। वहीं पर से आपको जाती हुई दिखाई देगी कौन? सोन नदी, ठीक है, जो कि किसकी सहायक नदी है? गंगा। गोदावरी, गोदावरी का बताओ, ठीक है। अब समझ नहीं आ रहा है तो गोदावरी नदी में जाओगे तो आपके गम क्या दूर हो जाएंगे? आपके गम। याद रखना है, फेमस ये नदी है, बहुत सारे और इसकी सहायक नदियां हैं, पर हम फेमस को ही करेंगे, ठीक है। और यहीं से एग्जाम में भी पूछेगा। तो गोदावरी नदी में जाते ही आपकी ज़िंदगी से क्या दूर हो जाएगा? गम। तो ग से गोदावरी और म से आपका मजरा, नहीं भूलोगे। बस आपका दुख दूर दूर करना है, आपकी ज़िंदगी से गम को दूर करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? गोदावरी नदी। अपने आप में कृष्ण भगवान भी एक कैरेक्टर थे, और आपके भीम किसके कैरेक्टर हैं? महाभारत। कभी नहीं भूलोगे। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? महाबलेश्वर की पहाड़ी। कहाँ पर से उद्गम हुआ है कृष्णा नदी का? महाबलेश्वर की पहाड़ी। और कृष्ण भी एक पार्ट है महाभारत के। और भीमा को भीम पढ़ना, मन ही मन में भीमा को क्या पढ़ना? भीम। वो तो एक्चुअल नाम है भीमा, आपको क्या समझना है? कृष्णा, और इधर क्या है? भीम। याद रहेगा। अगला, यमुना नदी का क्या है? तो याद रखना है केन। इसके लास्ट में भी नाम में न है और इसके नाम में भी क्या है आपका? न है, ठीक है। पेपर वाला सेम टू सेम उठा देता है क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना, जैसे मैं आलसी, जैसे आप आलसी, वैसे ही एग्जामिनर भी क्या रहता है? आलसी। सेम टू सेम पेपर में उठा दिया हुआ है, ठीक है। अगर सर ते बहुत झूठ लबारी मारथस, पढ़ाथत ते नहीं आए, तो सारा चीज़ कहाँ में रखा है? यूट्यूब में। और यूट्यूब में ही आपका पेपर रखा हुआ है किसका? वार्ड बॉय का, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन कौन सा होगा? ए का फोर्थ, बी का थर्ड, कौन सा हो जाएगा जी? डी। चलो आप लोग बोल रहे हो तो विश्वास कर लेता हूँ, ठीक है। सब लोग डी में कर दूँ टिक? चलो ठीक है, चलो सब लोग सही बता रहे थे। यहाँ पर मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ ऑनलाइन वालों का, पर सबने सही आंसर बताया है। अगला, एक तरफ फिर से नदियाँ दिया हुआ है और एक तरफ से फिर से उसका क्या दिया हुआ है? सहायक नदी। कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र, ये चंबल है, गोदावरी और यमुना। चलो बताओ
पीछे वो देखो महाराष्ट्र दिख रहा है, देखो जी पीछे महाराष्ट्र। इधर से ऐसे देखो, गलत मोड़ लो सब लोग, ठीक है। योगा करवाना पड़ेगा आप लोगों को, गलत ना गलत तरीके से मोड़ देते हो, एक आध दिन गलत अलग हो जाएगा, ठीक है। आदमी की इधर उधर पलटा करो, ठीक है। महाराष्ट्र दिख रहा है, और महाराष्ट्र से आपका उद्गम हुआ है। आपने 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुना होगा, जिसमें से एक है आपका त्रयंबकेश्वर महादेव, ठीक है। तो त्रयंबक की पहाड़ी नासिक जिला महाराष्ट्र से किसका उद्गम हुआ है? गोदावरी। वहां पर यदि छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे, ठीक है, तो वो महाराष्ट्र से जो उद्गम होता है गोदावरी नदी, फिर ये किसकी सहायक नदी बन जाती है छत्तीसगढ़ में? इंद्रावती। ये आपको पता है पहले से ही, क्योंकि आप सबने क्या पढ़ के रखा हुआ है? छत्तीसगढ़ का अफवाह तंत्र। अभी मैं बताया हूं कि कृष्ण भगवान एक कैरेक्टर है किसका? ठीक है, भीमा। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का क्या है आपका? तीस्ता। और यमुना का क्या है आपका? चंबल, ठीक है। चंबल का डाकू सुने हो? 12th फेल मूवी देखे हो क्या सब लोग? देखे हो? नहीं, 12th फेल देख लेना, ठीक है। नहीं देखे हो तो अच्छा मूवी है। तो लेकिन उसमें अच्छी चीज़ों को अपनाना है भाई, ठीक है। अब कई लोग स्टेटस डालते हैं, क्या क्या नाम है जी वो लड़की का, उसमें जो पिक्चर मूवी में काम की है उसका? श्रद्धा। श्रद्धा नहीं, वो तो ओरिजिनल कैरेक्टर है। चलो जो भी नाम होगा, ठीक है। कई लोग स्टेटस डालते हैं, मैं भी मेहनत करता, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो। नहीं रे दद्दा, वो लड़का जो मेहनत किया है उसको अपनाना है भाई, ठीक है। पिक्चर देखते हो तो अच्छा चीज़ को बाहर निकाला करो। कई लोग, मेरे दोस्त लोग स्टेटस डालते थे, वैसे तो गाली दिया हूँ भाई, अच्छी चीज़ को देख के अच्छी चीज़ों को निकाल। अब ज़बरदस्ती स्टेटस डाल रहा है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड रहती तो मैं भी आईएएस बन जाता, ये वो ऐसा ऐसा करके। वो सबसे नहीं बनते कोई, ठीक है। मेहनत करोगे तब बनोगे। तो फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, कहीं पर दिख रहा है क्या हमको? चलो सब लोग ये बोल रहे हो, ठीक है। श्रद्धा नाम बता रहे हैं सब लोग, ठीक है। चलो श्रद्धा ही नाम होगा। तो ये आपको याद रखना है। कृष्णा एक कैरेक्टर है जिसका सहायक नदी कौन सा है? भीमा। तो भीम याद रखना है। ब्रह्मपुत्र का तीस्ता, गोदावरी का इंद्रावती, और यमुना का आपका चंबल, ठीक है। अब आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ए बोल रहे हो सब लोग, और ये आंसर भी सही है। रियल ज़िंदगी में ऐसा बहुत कम होता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ। केवल किसको उठाना है अपने को? पॉजिटिविटी को। अगला, ये क्वेश्चन अपने आप में विवादित है, ठीक है। क्यों विवादित है बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग इसका आंसर बताइए। चंबल का, नर्मदा, सोन का, यमुना, और आपका मानस का ब्रह्मपुत्र। ठीक है, देखो ये सोन यमुना का है क्या? किसका है? गंगा का। दूसरा का खेल खत्म। चंबल नर्मदा का है? किसका है? ठीक है। मानस ब्रह्मपुत्र का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए कहाँ से होगा जी? कौन कौन सा कथन सुमेलित है पूछ रहे हैं, कौन सा हो जाएगा? आंसर बता रहे तो ऑप्शन भी बताओ ना, क्या होगा? तो इतना डर क्यों रहे हो आप लोग? टेंशन मत लो, पैसा नहीं कटेगा अकाउंट से। कैसे नहीं हो रहा है जी? ठीक है, चलो अगला प्रश्न। एक तरफ दिया हुआ है नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में समझौते में कौन सी समिति पर हस्ताक्षर किए हुए हैं? ठीक है, ये बहुत पुराना प्रश्न है। अभी फिलहाल आज शाम को जब जाओगे तो नदी जोड़ो परियोजना पढ़ लेना एक बार। क्यों? अभी लेटेस्ट केंद्र सरकार क्या कर रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आपके विष्णुदेव साय का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने शपथ लिया था। कौन सा नदी है जहाँ पर उन्होंने शपथ लिया था नदी जोड़ो परियोजना के तहत? वो आपको बताना है, ठीक है। अभी मेरे ख्याल से ना एक आध सप्ताह का ही बात होगा, तो वो आप लोगों के होमवर्क रहेगा, कल बताइएगा। विष्णुदेव साय ने शपथ लिया है, ठीक है। किसका शपथ? नदी जोड़ो परियोजना। दो नदियों को जोड़कर उसका उद्धार करने का क्या लिया है उन्होंने? शपथ। ऑलरेडी केंद्र सरकार की योजना चल रही है नदी जोड़ो परियोजना, तो इसमें आप देख लेना कि कौन कौन सा नदी जोड़ो परियोजना कौन कौन से राज्य में स्थापित है, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपका बहुत पुराना है। तो पंजाब एवं राजस्थान में व्यास एवं बनास नदी है क्या? नहीं। नदी जोड़ो परियोजना मतलब समझ गए, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है? महानदी। अब महानदी भले ही टोटल कितना किलोमीटर बहता है? 858, लेकिन आपको अगर रियल डाटा देखना होगा तो वो महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा कहाँ पर बहता है? आपके उड़ीसा में। आपने बांध सुना होगा, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध के बारे में क्या जानते हो? सबसे बड़ा बांध है कि सबसे लंबा बांध है? लंबा कि बड़ा? अब बड़ा क्या है? मैं नहीं बताऊंगा,
ठीक है, आप लोग ये भी 2 होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। कल बताइएगा सबसे लंबा और सबसे बड़ा, ठीक है, क्योंकि पेपर में ये दोनों क्वेश्चन पूछता है आपसे, ठीक है। चलो बता करके बताना, कल तक का टाइम रहेगा आपके पास 24 घंटे का। तो पंजाब एवं राजस्थान में तो नहीं है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में कृष्णा एवं कावेरी ये भी नहीं है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में क्या दिया है नदियाँ, गोमती एवं शारदा ये भी नहीं है आपका, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आपका जो नदी जोड़ी परियोजना है उसका नाम क्या है, केन एवं बेतवा। ये फेमस है, ठीक है, फेमस इसलिए है कि जो आपके प्रधानमंत्री हैं आदरणीय परम सम्माननीय, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री, नाम जानते हो ना सब लोग, ठीक है। तो फिलहाल नहीं जानते, कैसे करते हो जी। चलो उसके पहले आ चुका है क्या, दिवाली, ठीक है, और दिवाली आ गया है। तो इस बीच चाहे आप व्यायाम शिक्षक, चाहे योग शिक्षक, चाहे शिक्षक, चाहे सहायक शिक्षक, चाहे संस्कृत शिक्षक, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, हिंदी व्याख्याता, भौतिकी व्याख्याता और आमीन पटवारी, इसके अलावा जो भी कोर्सेज चलते हैं सभी कोर्सेज में केवल और केवल एप्लीकेशन चार्ज बस पे करना होगा, बाकी आप निःशुल्क जुड़ सकते हैं क्लास के साथ। यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर हैं, ठीक है, अलग अलग जगह से पढ़ाते हैं अलग अलग बैच में, तो फिलहाल आपको पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न व्यापम का फेवरेट है और इसका आंसर आपको बताना है। बिष्ट दोआब कौन कौन सी नदियों के बीच को कहते हैं, बारी दोआब कौन कौन सी नदियों के बीच को कहते हैं, रचना दोआब कौन कौन सी नदियों के बीच को कहते हैं, और चाज दोआब कौन कौन सी नदियों के बीच को कहते हैं। 2 नदियों के बीच जो नाम रखा गया है, ठीक है, उसको आपको बताना है। और आज ये आखिरी बार रहेगा जब ये प्रश्न आपको रटना पड़ेगा, इसके बाद आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक ऐसा तरीका मैं बताऊँगा। पर फिलहाल बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कितना बार पढ़ रहे हो इस प्रश्न को, आखिरी बार। इसके बाद 6 महीने बाद भी किसी एग्ज़ाम में बैठोगे और ये प्रश्न पूछा तो बना लोगे, बस जो तरीका बताऊंगा उसको याद रखे रहना। चलो ऑनलाइन बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ऊंचा भांकड़ा नांगल है करके, आप लोग भी बोल रहे थे क्या, और लंबा में क्या बोल रहे थे, हीराकुंड बांध, ठीक है। ऊंचा कौन सा है, टिहरी है। चलो ठीक है, अभी फिलहाल विवादित है ये क्वेश्चन, बहुत सारे लोग टिहरी बोल रहे हैं। अब कल थोड़ा सा हम क्वेश्चन का, हाँ ठीक है, ठीक है, ऑफलाइन में सही आंसर बता दिया है, ठीक है, ऑफलाइन से सही आंसर आ चुका है, पर फिर भी हम इस क्वेश्चन को अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कल आप लोग लंबाई और ऊंचाई का जो डाटा रहेगा वो बताइएगा, ठीक है। जितनी नदियों के बारे में आप लोगों ने बताया है बिल्कुल सही बताया है, कल की क्लास में लंबाई के साथ बताइएगा सारे क्वेश्चन का आंसर। सर जी कोर्स लिए हैं उनको टेस्ट फ्री में क्यों नहीं देते, अच्छा ठीक है। अब उसके लिए एक बार जो नंबर होगा आपका, ठीक है, जिस नंबर से आपने कॉल करके कोर्स परचेस किया होगा उसमें एक बार पूछिएगा। फिलहाल तो आपके इस जटिल प्रश्न का आंसर मेरे पास नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं प्रश्न की ओर, बना लो आंसर पहले, चलो बनाओ, ट्राई भी नहीं करते, अब मैं बताऊंगा नर्मदा होम, और एक बार ट्राई करो पहली, तुक्का ही मार लो। आप लोग ट्राई नहीं करते वही मेरे बुरा लगता है। जी सर अलग से लिए हैं तो भी ओपन नहीं हो रहा है, कुछ दिन में ओपन होगा मेरे ख्याल से, कुछ दिक्कत होगा, ठीक है, कुछ दिन में ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा दिवाली वाली बढ़िया मना लीजिए, उसके बाद ओपन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन में भी बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, ऊंचा आपका टिहरी बांध है। चलो बताओ इसका आंसर। एक 8 ऐसा सिस्टम रहता कि हर गलत क्वेश्चन में 10 रुपये या 20 रुपये कटेगा अकाउंट से, तो आप लोग आंसर ही नहीं देते लग रहा है, अभी कम से कम नहीं कट रहा है। चलो सब छोड़ो, अब आंसर मत बताओ। यहाँ पर क्या लिख रहा है, बिस्ट, यहाँ पर बारी, यहाँ पर चार, तो बिस्ट के स्टार्टिंग के 20 को उठाना, किसको उठाओगे, बिस्ट। ब से आपका क्या होता है, ब्यास, और स से आपका सतलज, ब से आपका ब्यास और स से क्या हो जाएगा आपका सतलज, तो ए का क्या हो जाएगा, बारी, बारी से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ब से याद रखना है, ब से क्या हो जाएगा आपका ब्यास, और र से क्या हो जाएगा आपका रावी,
तो बारी का क्या हो जाएगा, रावी और व्यास। उसके बाद आपका क्या बचा, रचना। क्या बचा आपका, रचना। तो रचना के रच को उठाना, र से क्या हो जाएगा आपका रावी और च से आपका चिनाब। चाज, तो ज को जब पढ़ोगे तो आपको क्या सुनाई दे रहा होगा, झ। बोल के देखो चाज करके, क्या आ रहा है उच्चारण में, झ आ रहा है ना, हल्का सा झनक। ठीक है, झनक झनक ते सैगुनी, एक ठो कहावत है क्या, झनक झनक है कि कनक कनक है। मैं बिगाड़ देता हूँ तो आप लोग बताया करो, मेरे की याद नहीं रहता। ठीक है, सुने हो ना, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, जो खावे बौराए जग। और उसके बाद क्या क्या बात करते रहते हो जी, वैसे ही रहता तो पढ़ाई करना छोड़ देते। चलो क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, चाज, तो चाज में क्या दिखाई दे रहा है आपको, झ। तो च से आपका चिनाब और झ से आपका झेलम। देख लो, एक आठ ऑप्शन दिख रहा है, समझ रहे हो ना। व्यापम का ये फ्यूरेट है, आज के बाद रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक, एक तो वैसे भी हम लोग अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, करते हैं क्या, नहीं। अभी भी अपना अपना दिमाग निकाल के मार्केट में बेचोगे तो बहुत अच्छे प्राइस में बिकेगा। क्यों, क्योंकि हमने ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया है। ठीक है, किए हो क्या सब लोग, मैं तो नहीं कर पाया हूँ अभी तक, मेरा और ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, नहीं बेचना है तो दा भी शिक्षक भर्ती के होते तक, या जो भी बनना चाहते हो उसके बनने तक। ठीक है, उसके बाद बेच देना। समझ गए ना, बना लोगे इसको कि भूल जाओगे, बना लोगे ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग को पकड़ के मिलाना है। ठीक है, अरे चलो, ए है। ऑनलाइन क्लियर हो रहा है आप लोगों को, अच्छा अकाउंट में पैसा काटने वाले बात के लिए बोल रहे हो। चलो हाँ बताओ, दो नदियों के बीच की जगह है वो। ठीक है, उसका नामकरण करते हैं अलग अलग हम लोग, तो उसी के बारे में है वो। चलो, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, बताओ कौन देगा। ठीक है, याद रखना है। कौन सा अनुच्छेद है आपका, देखो दो ठो अनुच्छेद हम पढ़ते हैं। एक अनुच्छेद कौन सा है आपका 76, और एक अनुच्छेद है आपका 165। ठीक, अनुच्छेद 76 में इसको हम क्या कहते हैं, महान्यायवादी। अब ये महान्यायवादी जो है वो कहाँ का प्रमुख रहेगा, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी। अनुच्छेद 165 में क्या पढ़ते हैं हम, महाधिवक्ता। दोनों का काम सेम है, बस ये केंद्र सरकार का काम करेगा और ये राज्य सरकार का। जैसे केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। इसी को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। मैंने क्लास पढ़ाते वक्त आपको बताया भी था। ठीक है, यदि रिवीजन वगैरह कर रहे होंगे आप लोग, ये थोड़ा बहुत भी आपके दिमाग में बसा होगा ये चीज़, तो बिल्कुल आपसे प्रश्न बन जाएगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा इसका, अटॉर्नी जनरल, या इसी को हम क्या कहते हैं, महान्यायवादी। कौन है आपका बताओ वर्तमान में महान्यायवादी, कौन है बताओ, बताओ बताओ बताओ। नहीं बताया हूँ क्या क्लास में, ऑनलाइन आप लोग बताइए। थोड़ा थोड़ा नहीं, ऑप्शन नहीं दूंगा हर चीज़ का ऑप्शन दूंगा फिर तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़ लिए हो संविधान की, ऑप्शन देखते ही टिक कर दोगे, मेरे को पता है। ठीक है, कुछ चीज़ों को थोड़ा रखा करो दिमाग में, है ना। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं, के संजय मूर्ति कौन बोल रहा है जी, के संजय मूर्ति है, बी आर गवई कौन बोल रहा है, वो तो आपका सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई है जी। कैसे कर रहे हो, हाँ चलो एक जवाब आया है। ठीक है, मेरी आत्मा को शांति मिलेगा उसका आवाज़ सुन के। ठीक है, याद रखना है कौन है आपका, आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया है और अभी वर्तमान में वो भारत के क्या हैं, अटॉर्नी जनरल, या हिंदी में कहेंगे तो महान्यायवादी। दूसरा, बहुत सारे लोग इतना गलत जवाब दे रहे हो ना, मन कर रहा है कि ना इसको उठा के फेंक के मारूं। ठीक है, जितने लोग प्रफुल्ल भारत जवाब दे रहे हो, प्रफुल्ल भारत क्या है आपके, महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। ठीक है, अब कैसे करोगे, ऑनलाइन वालों को मैं मार भी नहीं सकता। ठीक है, वरना अभी पहले किसी ना किसी का आज क्या फूटा रहता, मुंडी। ठीक है, तीन चीज़ याद रखना है। अभी वर्तमान में आपके महान्यायवादी कौन है, तो कौन है आपके, आर वेंकट रमणी। उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, पर पेपर में जाने से पहले चेक कर लेना। ठीक है, दूसरा महाधिवक्ता कौन है,
प्रफुल्ल कुमार भारत, ठीक है, याद रखना है। वो छत्तीसगढ़ के क्या हैं आपके महाधिवक्ता, इंडिया के नहीं, क्योंकि महाधिवक्ता पर्टिकुलर आपके कहाँ कहाँ के होते हैं, राज्यों के। उसके बाद आप लोग जो नाम ले रहे थे, ठीक है, कौन सा नाम, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति क्या है बताया था मैं, कैग, अनुच्छेद 148 से 151 तक हम पढ़े किसके बारे में, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनका नाम क्या है, के संजय मूर्ति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद देने तक पद धारण करता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयोग, राज्यपाल कहाँ दिया है जी ऑप्शन में, कौन राज्यपाल बोला, लोकसभा अध्यक्ष या भारत का महान्यायवादी। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिवीजन करो, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत जवाब दे रहे हो कोई बात नहीं, ठीक है, गलती करना इंसान का फितरत है, कोई बात नहीं, गलत जवाब दे दिए फिर भी। चलो, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब क्या है, जब तक राष्ट्रपति का इच्छा है, जब तक राष्ट्रपति का इच्छा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी के बारे में याद रखना है, क्या ये सदन का सदस्य होता है क्या, सदन कहने का मतलब क्या हो गया आपका, लोकसभा और राज्यसभा, क्या ये सदन का सदस्य होता है, कॉमन सेंस, जब सदन का सदस्य नहीं होता तो ये मतदान कर पाएगा क्या, नहीं, लेकिन याद रखना है ये कहीं पर भी हो उसकी बैठक में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, अपना क्या दे सकता है, सुझाव। हम लोगों टाइप से कोई नहीं बुलाए तब वो ज़बरदस्ती चल देते का करो घर, कोई नहीं पूछे तब वो ज़बरदस्ती की सलाह देते थे, देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है, अक्सर देखना कोई नहीं पूछा है और आपको पता है कोई चीज़ ही, और बगल वाले से पूछ रहा है, बगल वाले नहीं बता रहा है, थोड़ा देर बाद आप खुद बुला लोगे, चला मैं बताता हूँ कि हालांकि ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, पर इंसानी फितरत। तो वैसे ही किसका हालत है, अटार्नी जनरल का। अटार्नी जनरल कौन है अभी वर्तमान में, आर वेंकटरमनी, ठीक है, आर वेंकट नानी मत पढ़ना उसको, आर वेंकट रमणी है। अगला प्रश्न, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है बताओ, अच्छा हुआ इसको नहीं बताया पिछले वाले क्वेश्चन में, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। बिल्कुल सुझाव दे सकता है, बोल सकता है, भाग ले सकता है, बिल्कुल। सारे बच्चों का, ऑनलाइन वालों का कमेंट सही आया है और बिल्कुल क्लासेस अच्छा लग रहा होगा, तो सेशन को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका बता दो जी, एक आध का इज्जत रख लो मोर, क्या करूं मैं, ठीक है, अपना मुंडी भी नहीं फोड़ सकता, क्यों फोड़ दिए, कल क्लास लेना है मेरे को, रिवीजन करो, बहुत मारूंगा बता रहा हूँ, ठीक है, कल से मैं कनेर का डंडा लेके आऊँगा, कई बार बताया हूँ, ठीक है, कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अगर महाधिवक्ता बोलता, महाधिवक्ता मतलब ये कहाँ का है, राज्य का, तो यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति कर रहा है वैसे ही यहाँ पर कौन करेगा, राज्यपाल। ऑफलाइन वालों, ठीक है, दिवाली विवाली चल रहा है, मैं समझ रहा हूँ घर में काम वाम करते होगे, पर एक रिवीजन कर लो, मुर्तदाई हो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है, अब तो बता दो, हो गया, चला गया दिमाग में, ठीक है। हमेशा याद रखना है राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करेगा, ये अपना त्याग पत्र भी किसको देगा, राष्ट्रपति को। सर्दी भी आ गया तो दवाई किससे लेगा, राष्ट्रपति, कुछ भी हो, सर जी मुझे सर्दी हो गया है, मैडम जी मुझे सर्दी हो गया, क्योंकि अभी हमारी महामहिम है, ठीक है, तो कुछ भी दिक्कत हो किसके पास जाएगा महान्यायवादी, राष्ट्रपति, ठीक है। अच्छा ये अपना रिपोर्ट किसको सौंपता है, कंफर्म, कते जगह पढ़ा हो महान्यायवादी रिपोर्ट सौंपते की के कैग है वो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या उसी को हम क्या कहते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो अपना रिपोर्ट सौंपता है, इसको अलग से सौंपने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। कैग भी क्यों सौंपता है, क्योंकि भारत में जितना भी आपका लेखा विभाग है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जितना खर्च करेगा, क्या करेगा, खर्च, तो उसका पूरा हिसाब किताब रखता है कौन, आपका कैग, ठीक है। तो याद रखना है, वो जो चीज़ मैं बताया था वो दोनों में मिक्स मत करना। देखो एकदम नॉर्मल सा बता रहा हूँ आप लोगों को, अनुच्छेद 76 में क्या है आपका, अटार्नी जनरल, या इस चीज़ को क्या कहते हैं हिंदी में, महान्यायवादी। अनुच्छेद 165 में क्या है आपका, महाधिवक्ता। इन दोनों का पद कैसे रहेगा, हमेशा याद रखना है, प्रसाद पर्यंत, कैसे रहेगा, प्रसाद पर्यंत।
प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल का इच्छा है तब तक। यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और यहाँ पर राज्यपाल। तीसरा चीज जो आपको कंफ्यूज करेगा कि कैग का पद कितना होता है, तो यहाँ पर मैं आपको लिखवाया हूँ 65 साल और 6 साल। ठीक, कंफ्यूज मत होना। ठीक, जैसे केंद्र में महान्यायवादी वैसे ही राज्य में आपका महाधिवक्ता। इन दोनों को क्या चाहिए? प्रसाद। किसका प्रसाद? केंद्र वाला है तो राष्ट्रपति का और राज्य वाला है तो राज्यपाल का। लेकिन जो कैग रहेगा या तो इसको आप महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत हटा लो, या फिर एक बार अपने पद पर जाएगा तो 6 साल तक अधिकतम रहेगा और रिटायरमेंट का उम्र कितना है इसका? 65 साल। कभी गलत नहीं होगा एग्जाम में। क्लियर है? एक तरफ अनुच्छेद 76 महान्यायवादी, ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, एक तरफ आपका राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, और एक तरफ फिर आपका क्या है? कैग। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो अगला प्रश्न, किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है? अब देखो यहां पर बोल दिया है भारत सरकार, मतलब ये किसकी बात कर रहा है? केंद्र का। अगर इसी के जगह दे देता राज्य सरकार तो क्या हो जाता? महाधिवक्ता। फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। महाधिवक्ता कब होता? जब क्वेश्चन क्या पूछता? भारत सरकार की जगह राज्य सरकार। कौन है राज्य सरकार में भी महाधिवक्ता? प्रफुल्ल एन भारत। चूंकि आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो इसीलिए छत्तीसगढ़ का बस बताया हूँ। ठीक है, कई लोग भारत के 28 राज्यों का महाधिवक्ता पढ़ते मत बैठना, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ का पूछेगा? छत्तीसगढ़ का। और सेंट्रल के पेपर में तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि सेंट्रल वाला थोड़ी ना बोलेगा कि यहाँ का महाधिवक्ता कौन है बताओ करके। प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? विधि। विधि मतलब कानूनी। कौन है? आपका भारत का महान्यायवादी। छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर रिवीजन नहीं किए तो एग्जाम में यही याद नहीं आएगा। कुछ है क्या क्वेश्चन में? अगला, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव विधि महामंत्रालय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी इस बार आप लोगों को पता है कि नहीं पता, हर बार जब हम 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? क्या मनाते हैं? राज्य उत्सव। छत्तीसगढ़ स्थापना करके अधिकतर 3 दिन का होता था, इस बार 5 दिन का होगा। और इस 5 दिन में आपके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे। अभी आपके नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति, क्या नाम है उपराष्ट्रपति का? सीपी राधाकृष्णन। दोनों के दोनों आने वाले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका नया विधानसभा बना है, देखे हो? नया रायपुर। चल दो करो, बीच बीच में घूमे पर चल दे करो, ठीक है, तब पता चलेगा। नया रायपुर जाओगे ना, अच्छा जगह है नया रायपुर। ठीक है, टाइम मिलता है तो कभी कभार चले जाया करो। वहाँ पर आपका नया विधानसभा बन रहा है। कितने बजट में बना है, कितना पैसा में बना है नहीं बताऊंगा, वरना आप लोगों का भी दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे का सवेरे सवेरे पता चला इतना करोड़ रुपये में बना है करके, दिल एकदम दहल गया था। ठीक है, इतना सारा पैसा खर्च हुआ है करके, पर कैसे कर डालोगे? नहीं, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बनाया हूँ। आंसर क्या हो जाएगा फिलहाल इसका? अटॉर्नी जनरल। इसी को हम क्या कहते हैं? महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, मैंने बताया था ना, भोली सी सूरत, और सूरत देख के क्या हो जाता है? लड़ाई। छत्तीसगढ़ में जब लड़ाई होता है में तुर काय कथे जी, तुर मुख लटार, मुख मतलब समझ गए? चेहरा। ठीक है, और क्या देखो गाली देते हैं, याद नहीं आ रहा है, तुर चेहरा नहीं देखो क्या कहते जी छत्तीसगढ़ी में। आप लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते? चलो मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगा एक आध दिन। फिलहाल आपको कैसे याद रखना है? 7। 7 जब भी आप लिखते हो तो 7 लिखने का अलग अलग तरीका होता है। जनरली लोग 7 कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो 7 को आपने क्या कर दिया है? काट दिया है। तो काटने से क्या होगा आपका? विभाजन। काटने से क्या होगा आपका? विभाजन। 1907 की बात है, सूरत अधिवेशन। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करवाना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का भाव,
मुस्लिम लीग की स्थापना, ये तो नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? 1906। 6 में कहाँ पर होता है आपके? ढाका। ढाका कहाँ स्थित है बताओ? बंगाल नहीं, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है क्या ढाका? नहीं, बांग्लादेश का। पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या है? कलकत्ता। याद रखना है बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। चूंकि पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था? हमारा हिस्सा था, भारत का, ठीक है। तो 1906 जब आपके मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है तो वो 1906 की बात है। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 1907 सूरत अधिवेशन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकते हैं अरविंद घोष। ये भी कारण नहीं था आपका। इसमें क्या पूछा है? मुख्य कारण। तो आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास करना, जिसको आप लोग पढ़ते हो नरम दल और गरम दल। क्या पढ़ते हो? नरम दल और गरम दल। अब इस बैठक की अध्यक्षता कौन किया था? आज के बाद याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना भी लड़ाई झगड़ा होता है कहाँ पर होता है? घर में। कहाँ पर होता है? घर में। दो कैरेक्टर मिलेगा आपको भारतीय इतिहास में। एक मिलेगा रास बिहारी घोष। कौन मिलेगा? रास बिहारी घोष। और एक आपको मिलेगा रास बिहारी बोस। तो याद रखना है, ये दोनों ऑप्शन में दिया रहता है कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लड़ाई झगड़ा कहाँ पर होता है? घर में। कहाँ पर होता है? घर। और घर से याद रखना है घोष। रहेगा याद? ठीक है। घर से क्या हो जाएगा? घोष। कई बार पूरा नाम देता है, कई बार आधा नाम, पर याद रखना है घरों में ही क्या होता है आपका? लड़ाई झगड़ा। ठीक है। घर में ही आप विभाजन करते हो किसका? नरम दल और गरम दल का। तो याद रखना है 7 को क्या कर देना है? काटना है। काटने से कहाँ पहुँच जाओगे? सूरत। ठीक है। कई बार एकदम लड़ाई झगड़ा हो जाते तो सकल लटार में नहीं देखूं, ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो वैसे ही कोरिलेट करके पढ़ना। रास बिहारी घोष इस बैठक की क्या करते हैं? अध्यक्षता। कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि बोस भी देता है और घोष भी देता है ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर है ये? तो क्या याद रखना है आपको? इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? रास बिहारी घोष। आगे और झटका मिलेगा, अभी नहीं बताऊंगा। और उसके बीच आ चुका है अधीक्षक। चूंकि ये अधीक्षक का जो पोस्ट है, ठीक है, ये अधीक्षक का पोस्ट किसके द्वारा आया है? महिला एवं बाल विकास। मैंने क्लास में बताया भी था कि बहुत सारे पुरुषों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर पुरुष लोग इसमें भाग ले सकते हैं कि नहीं। ले सकते हो, पुरुष मन भी भाग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 55 पदों के लिए ये आपका भर्ती आया है, जिसका एग्ज़ाम कब होना है? 18 जनवरी को। CGPSC इसका एग्ज़ाम लेगा। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसा कि बालकों से संबंधित, ठीक है, ये बालक में आपके दोनों काउंट होते हैं ना, लड़के और लड़कियां दोनों, ठीक है। बालकों से संबंधित आपका क्या? सामान्य ज्ञान, जो कि कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 100 प्रश्न। कितना प्रश्न? 100 प्रश्न। छत्तीसगढ़ जीके का प्रश्न पूछा जाएगा 50 प्रश्न। एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 150 क्वेश्चन इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 300। ठीक है। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इसमें स्पेशली क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है, जैसे कि आपने समाजशास्त्र, इसके अलावा और क्या? MSW, ठीक है, और बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में यदि आपने PG किया होगा तो बिल्कुल इसका फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल इसका क्लास स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल हमर छत्तीसगढ़ बैच, जिसमें व्यापम के अंतर्गत होने वाले 25 प्रकार के, कितने प्रकार के? 25, चाहो तो गिन लो। लिखा है 25 ठो? कहाँ लिखा है? गिनो अच्छे से। जितना भी एग्ज़ाम होता है वो मैक्सिमम आपका लिख दिया गया है, ठीक है। फिलहाल क्लासेस इसका भी चल रहा है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं छत्तीसगढ़ पढ़ने के लिए। कई लोगों को अलग से छत्तीसगढ़ ही पढ़ना है, तो बिल्कुल मनीष सर के साथ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, सर अच्छा पढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, 1907 के राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? बताओ किसने किया था? मिल गया? RB घोष मतलब रास बिहारी घोष। और घर में क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। अब यहाँ पर एक नया चीज़ बताऊंगा। आप सबको पता है ना कि कांग्रेस का विभाजन कितने बार होता है? सबको पता है, सूरत अधिवेशन वाला बस, ठीक है। आज नहीं बताता जी, कल बताऊंगा, वरना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। कांग्रेस का 2 बार विभाजन होता है, ठीक है। सबको केवल कौन सा वाला पता रहता है? 1907 वाला, क्योंकि कल बता दूंगा तो फिर कल का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का 2 बार विभाजन होता है, ठीक है। जहां पर भी आपको अगर पढ़ाया जा रहा है, जनरली पेपर में प्रश्न यहां से आता है
इसीलिए आपको जनरली दूसरे वाले के बारे में बताया नहीं जाता, पर पूछ दिया तो कैच कर डालोगे। पेपर वाला का दिमाग खराब हुआ, ठीक है, भजिया बनाने बोला, उसके घर में भजिया नहीं बना, मूड खराब, पेपर सेट कर दिया दूसरे वाले से। तो कल की क्लास में बताऊंगा कि कांग्रेस का विभाजन कितने बार होता है आपका, 2 बार। फिलहाल यहाँ पर यदि ये देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, रास बिहारी घोष। जब कांग्रेस आपके नरम दल और गरम दल में टूटती है, कब, 1907 में। तो जब नरम दल में टूटती है तो नरम दल के अध्यक्ष बन जाते हैं कौन, आपके गोपाल कृष्ण गोखले। नरम दल के कौन बन जाएंगे, गोपाल कृष्ण, और गरम दल के कौन बन जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक। ये याद रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप बता दिया हूँ, इतना पूछता भी नहीं है व्यापम, पर थोड़ा सा याद रख लेना। कैसे याद रखोगे, जो भगवान रहेगा, गोपाल मतलब भगवान, जो भगवान रहेगा वो बहुत ज़्यादा क्या रहेगा, नरम। और बाल गंगाधर तिलक से याद रखना है बाल। जब बालक रहोगे, टीन एज में रहोगे, तो आपका गुस्सा 7वें आसान में रहता है, रहता कि नहीं रहता, सबका रहा होगा। कुछ भी बोला तो गाली वाली नहीं देना है, सीधा उसका क्या फोड़ना है, मुंडी। बाकी जो भी होगा देख लेंगे हम बाद में, ठीक है। आप सब लोग पढ़े भी होगे, तनाव और तूफान का काल, कौन सा काल है बताओ, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा है आप लोगों का सीडीपी, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे याद रखना है आपको, जो भगवान रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत नरम। तो नरम कौन रहेगा, गोपाल कृष्ण गोखले। भगवान नरम रहते कि नहीं रहते, शिशुपाल कितना गाली देता है भगवान कृष्ण को, पर 100 के बाद उसका फिर क्या उड़ा देते हैं, सीधा मुंडी से पीछा ही नहीं छूटेगा आपका। और जब बालक रहोगे तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा क्या रहता है, गरम। कोई गाली दिया तो उसको गाली नहीं बल्कि किससे मारना है, मुटका से ऐसा रहता है दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका रेडी होता है। एक कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, रास बिहारी घोष। यहीं पर लड़ाई झगड़ा मारपीट होगा, उसके बाद 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, एक गरम और एक नरम। क्लियर यहाँ तक, चलो समझ आ रहा है ऑनलाइन आप लोगों को। आजकल व्यापम ऐसी प्रश्न देता है ताकि पढ़त पढ़त मर जाए लड़का मन, 100 क्वेश्चन मत बना सके, लेकिन फिर भी बनाना है, पढ़ो एकदम स्पीड से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में संकल्प पारित किया गया। सूरत 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने का प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था। एकदम आसान है जी, नहीं जानत हूँ ना कुछ तब बना दूला और नहीं बनी तो दिक्कत है खुद से आके, क्योंकि मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत आए कि सर मार दिए कोचिंग में करके, खुद से आके इसमें क्या पढ़ते जाना अपना अपना। सबको पता है कि नहीं पता बंगाल विभाजन कब हुआ है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। बंगाल विभाजन कब हुआ है, 1905 में। बाकी बहिष्कार करना, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी शिक्षा, ये सब इसके अंतर्गत आ सकता है। सबको पता है ना बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है। मेरे गाड़ी का नंबर है देखना नीचे, 1905, ठीक है। उसको इसलिए लिया गया था, 1905 में लिया गया था, अभी नहीं है वो गाड़ी, इसलिए देखना एकदम पुराना भी है मेरा गाड़ी, ठीक है। तो इन चारों संकल्पों में से जो नहीं लिया गया था वो कौन सा था आपका, बंगाल विभाजन को रद्द करना, ठीक है। बताया था ना लार्ड कर्जन, जब घरों में कर्जा बढ़ता है तब क्या होता है, बंटवारा। चलो जल्दी से बताओ बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया था भारत में। चलो इतना बता देता हूँ, एक जने बंगाली है और आप सब लोग क्लास अटेंड किए थे, टैगोर। चलो बताओ, तब तक मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूँ। ऑनलाइन आप लोग बताइए, बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया था भारत में। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, बिल्कुल सही है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, यह भी सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, यह भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी उपयुक्त सभी बनेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, पेपर में प्रश्न बनेगा। अगला चलो इसको बता दो, भारत में नेतृत्व किसने किया था, ऑनलाइन बताइए आप लोग। देखो आप लोग अगर नोट्स बना रहे होगे तो कॉपी में होगा, देखो एक ही कॉपी में बनाते हो क्या, एक कॉपी में बनाया करो ना जी, एकदम लेकर टिप से बनाते हो आप लोग नोट्स को, एक ही कॉपी में बनाया करो, ठीक है, ताकि ढूंढना मत पड़े। अब एक 8 मेरे फिर यूट्यूब में वीडियो बनाना पड़ेगा, नोट्स कैसे बनाएं। पहले एक कॉपी आता था ना, उसी में हिंदी, उसी में इंग्लिश, ठीक है, कोई नहीं बता रहा है, समझ नहीं आता क्या पढ़ाता हूँ वो कैसे।
चलो पहला देखते हैं, 1907 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी किसने किया था? घोष ने। सही है। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुट 1907 में चरमपंथी और नरमपंथी, गरम दल और नरम दल में टूटता है। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने किया था। देखो मामला यहीं पर आग फंस गया ना। मैंने बताया था कांग्रेस का कितना बार विभाजन होता है? 2 बार। फिर हाल चलो दूसरा भी आपको पता नहीं है, ठीक है, तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1916 में अधिवेशन होता है लखनऊ में। 1916 में अधिवेशन कहाँ पर होता है? आपके लखनऊ में, ठीक है। लखनऊ पैक्ट का नाम सुने हो? और क्या जानते हो 1916 में क्या हुआ है? 1916 में और क्या हुआ था बताओ? 16 साल में कौन सी क्लास में रहते हो आप लोग? 10वीं क्लास में क्या चालू होता है बताया था? 10वीं क्लास में क्या चालू होगा? 16 साल में होम रूल लीग आंदोलन। 10वीं पढ़ते हो तो कहाँ रहते हो? घर को क्या बोलते हो? होम। तो होम रूल लीग आंदोलन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 1916 में नहीं हुआ था आपका, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 क्या है आपका? सही है, किंतु 3 क्या है आपका? गलत, ठीक है। कल की क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आज अगर बताया तो कल का क्वेश्चन फिर क्या हो जाएगा? मज़ा नहीं आएगा। सूरत की फूट हुई थी, चलो ठीक है। 1905 बंगाल विभाजन, उसको मत भूलना, ठीक है। 6 में आपका मुस्लिम लीग का स्थापना। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? अब देखो, अरे भैया अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम विभाजन कब हुआ था, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रथम, यानी कि ये स्पष्ट कर रहा है कि और कहीं ना कहीं पर क्या हुआ होगा एक बार फिर से विभाजन, तभी तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं ना, वरना क्या पूछता? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कब हुआ था? इसके हिसाब से 1907 में, ठीक है। प्रथम विभाजन बोल रहा है, हो सकता है वो ऑप्शन दे दिया जाए। प्रथम विभाजन कहाँ पर होता है? आपके सूरत में, ठीक है। कल का टॉपिक रहेगा हमारा वो वाला, दूसरा अधिवेशन कहाँ पर होगा आपका? सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? चलो बताओ। अब ये फंसेगा मामला, पर अगर कॉमन सेंस यूज़ किए तो बना लोगे। अभी तक मैं बता रहा था कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? नहीं, अध्यक्षता बोल रहा हूँ रास बिहारी घोष। दिया है क्या ऑप्शन में? नहीं। अब पेपर वाला यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। उसके बाद मैंने 2 चीज़ और बताया था, नरम दल और गरम दल। उसमें से एक 8 दिख रहा है कुछ नाम। जब चीज़ें समझ नहीं आती है तो उसके पास को कोरिलेट करना है, ठीक है। पास में हम कोरिलेट करेंगे तो आपका नाम क्या दिखेगा? तिलक। गांधी जी का तो इसमें कोई रोल नहीं था, डफरिन का भी नहीं था, ए.ओ. ह्यूम का भी कोई रोल नहीं था, ठीक है। तो जब ऑप्शन नहीं दिखेगा, यानी कि पेपर वाला आपका क्या चेक कर रहा है? कॉन्सेप्ट। इसी को कहते हैं सिंगल लाइनर देख के दिमाग को क्या कर देना? खराब कर देना, ठीक है। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा? तिलक। EMRS, और यही आज का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। EMRS यानी कि एकलव्य विद्यालय के अंतर्गत आए हुए, बस आपका लास्ट डेट होने ही वाला होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। EMRS का मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, 17 या 18 तारीख कुछ था, एक बार चेक कर लेना आप लोग। तो इसका लास्ट डेट हो जाएगा। हॉस्टल वार्डन का ये पोस्ट आया हुआ है जिसकी क्लासेस चल रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं साध्य PSC एकेडमी में, नीचे दिए गए नंबर पे। इसके अलावा, ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक कवर करेंगे। जाते जाते एक बार फिर से बता दूं, केवल और केवल प्लेटफॉर्म चार्ज पे करना है और फिर आप जो भी मनचाहा कोर्स हो उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी का क्लास हम और करेंगे, और बिल्कुल क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग रोज़ जुड़िए, केवल जुड़े रहिएगा, फ़ायदा आपको मिलेगा। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप एग्ज़ाम में बैठोगे फिर आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। आपके साथ ऐसा मत हो कि सारा क्वेश्चन तो आपको पता चल जाए कि हाँ क्लास में ही पढ़ाया हुआ आया है करके, पर रिवीजन की कमी की वजह से नहीं बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो वो मौका ही मत आने दो, रिवीजन करके जाना, ठीक है। चलो अभी का क्लास यहीं तक कवर करते हैं, कल फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।